नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय। तो पद परिचय में अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के पद परिचय कंप्लीट कर लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और साथ ही साथ इन तीनों के हमने परिभाषा, भेद और इनको किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को और पढ़ेंगे विशेषण के पद परिचय। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वहीं से जहाँ पर अपने लास्ट सेशन में छोड़ा था। और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना टॉपिक पद परिचय, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर विशेषण का पद परिचय हमने पढ़ना सीखा था। तो विशेषण के पद परिचय के लिए सबसे पहले विशेषण की परिभाषा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि विशेषण की क्या परिभाषा है, और उसके बाद विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषण की परिभाषा आपको सभी को पता है और विशेषण के भेदों को हमने यहाँ पर क्लियर किया था। तो 4 भेद मैंने आपको विशेषण के बताए थे। गुणवाचक, तो जिसमें गुणवाचक के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, अवगुण, गुण दोष, यानी कि जो भी होते हैं गुण दोष और साइज, आकार, हर चीज और जिस जैसा भी वो दिखता है, जैसा भी वो है, तो वो सारी चीजें गुण के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें इसको गुणवाचक कहेंगे। जैसे रंगीन, हवादार, मौसमी, मेहनती, भव्य, कुशल, आलसी, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत। उसके बाद आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में 2 चीजें यहाँ पर बांटी गई है, डिवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो चीजें होती है वो निश्चित संख्या में होती है, जैसे 10, 5, 2 गुना, दोनों, चौथा, प्रत्येक आदि। जहां पर संख्या जो होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है, उसको निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उसके बाद आती है अनिश्चित। तो इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चित, कुछ पता नहीं है। संख्यावाचक की बात है लेकिन अनिश्चित है, तो कुछ, कोई, अनेक, बहुत से। ठीक है, तो ये आता है आपका संख्यावाचक के अंतर्गत। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। सेम, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो मात्रा भी कभी कभी तो निश्चित होती है लेकिन कभी कभी निश्चित नहीं होती, इसीलिए इसको भी 2 भागों में बांटा, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाण यानी कि जो निश्चित मात्रा को बताते हैं, निश्चित लेंथ को बताते हैं, उसको हमने कहा निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 1 मीटर, 2 किलो, पाव भर, 4 लीटर। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा अनिश्चित, यानी कि जहां पर मात्रा तो है लेकिन कितनी है वो नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा है, जरा सा है, अधिक है, कम है, तनिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती है परिमाणवाचक। फिर आता है सर्वनामिक। सर्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं। और सर्वनामिक जो विशेषण होते हैं ये ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले लगकर, ठीक है, संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब हमने इसी तरह से यहाँ पर भेद हमने क्लियर कर लिए। तो उसके बाद हमने इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दिया करने के लिए, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिखा, सुदीप बहुत मेहनती है। सुदीप बहुत मेहनती है। तो आपको विशेषण का पद परिचय देने के लिए, अगर आपको विशेषण का पद परिचय देना है तो विशेषण का पद परिचय देने के लिए आपको भेद पता होने चाहिए।
लिंग पता होने चाहिए, वचन पता होने चाहिए और साथ ही विशेष्य भी पता होना चाहिए। तो भेद हमने यहाँ पर बता दिया, गुणवाचक विशेषण। हमने गुणवाचक विशेषण क्यों कहा? इसको हमने गुणवाचक विशेषण क्यों कहा? क्योंकि हमने कहा किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो हमने कहा सुदीप बहुत मेहनती है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, इसको क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद हमने कहा लिंग, तो लिंग की बात आती है यहाँ पर, ये पुल्लिंग है, ठीक है। क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद आता है आपका वचन, तो ये एक वचन है। उसके बाद आता है आपका विशेष्य, ठीक है। तो विशेष्य किसका विशेष्य है? ये सुदीप। सुदीप बहुत मेहनती है, तो यहाँ पर विशेषण का विशेष्य क्या है? विशेषण का विशेष्य क्या है? सुदीप। सुदीप ब्रैकेट में लिखेंगे विशेषण का विशेष्य। विशेषण का विशेष्य, ठीक है। विशेषण का विशेष्य। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया? मेहनती शब्द हमने यहाँ पर लिखा, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और सुदीप इसमें विशेष्य है। सुदीप क्या है? विशेष्य है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे यह सेब लाल है, ठीक है। यह सेब लाल है, तो आप लाल शब्द का यहाँ पर पद परिचय देंगे, क्योंकि लाल शब्द क्या है? विशेषण है। किसका? सेब का, ठीक है। तो ये क्लियर आप सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हम पद परिचय यहाँ पर देंगे क्रिया विशेषण का। तो देखिए, विशेषण जब हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, तो हमारे लिए क्रिया विशेषण जो है बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं, तो इसीलिए आपको इसके भेद भी क्लियर होने चाहिए। क्रिया विशेषण के सभी भेद आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल देती हूँ। यह सेब लाल है, पद परिचय। इसका आपने देना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत सरल है, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो अब आपने क्रिया विशेषण का पद परिचय यहाँ पर देना है। क्लियर?
क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के भेद क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के भेद क्लियर होने चाहिए। तो परिभाषा बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद, अब देखिए क्रिया की विशेषता, जैसे हमने कहा घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, कछुआ चलता है। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, कछुआ चलता है। एक बार लिख लेते हैं, घोड़ा दौड़ता है, कछुआ चलता है। ये तो केवल सिंपल आपकी क्रिया है। ठीक है, ये क्या है? सिंपल आपकी क्रिया है। लेकिन अगर हम कहें घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, घोड़ा दौड़ता है क्या है? क्रिया है। कछुआ चलता है क्या है? क्रिया है। लेकिन वहीं पर घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो ये है आपके क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। देखिए, विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब सबसे मेन पार्ट जो हमेशा से याद रखना होता है हमें, भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो इन क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, उन 4 भेदों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, ये आपने पहले भी टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो कालवाचक, काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। तो जो समय को बताता है, जो समय को बताता है उसको हम कहते हैं कालवाचक। तो कालवाचक यानी कि जो क्रिया के होने के समय को बताता है, जैसे कभी कभी, या अभी, या प्रातः, या शायद, आजकल, प्रतिदिन आदि। ठीक है, जहां पर समय को बताया गया हो, क्रिया के होने के समय के विषय में बताया गया हो, उसको कहते हैं कालवाचक। इस तरह के जो शब्द हैं ये समय को बताते हैं। जैसे अभी अभी वर्षा हुई है। ठीक है, रीतिवाचक। अब रीति का क्या अर्थ होता है?
रीतिवाचक, तो रीति का अर्थ होता है तरीका, ठीक है। रीति का अर्थ होता है तरीका या कार्य करने की विधि, ठीक है। रीति का अर्थ होता है तरीका या कार्य करने की विधि। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसी तरह से जो ये सारी, ये क्या है, रीति को बता रहे, क्रिया के होने की रीति यानी कि तरीके को या विधि को बता रहे। तो देखिए धीरे धीरे, सरपट, अचानक, जल्दी से, तेजी से, भली भांति, आदि, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, ये सारे शब्द क्रिया की विधि को बता रहे हैं, क्रिया के तरीके को बता रहे हैं कि कैसे क्रिया हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये शब्द आपको इसीलिए मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ कि इस तरह के जो शब्द हैं, ताकि आप जब पद परिचय दें तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा शब्द है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। अब आती है बात स्थानवाचक की। तो स्थानवाचक में जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं, उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास या चारों ओर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, स्थानवाचक है, जो स्थान के विषय में बोध करा रहे हैं, आपको स्थान के बारे में बता रहे हैं कि इधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास या चारों ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की। काल का अर्थ होता है समय, रीति का अर्थ होता है विधि, स्थान का अर्थ आप सभी को पता है। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, ठीक है, कितनी हुई है। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा, बहुत, कम। जैसे हम कहेंगे यहाँ पर कि मोहन कम बोलता है, मोहन कम बोलता है, ठीक है। अत्यधिक, जितना, उतना, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको क्या दिखा रहे हैं, ये सारे शब्द आपको क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध करा रहे हैं। क्लियर, क्लियर सभी को। चार हमने यहाँ पर विशेषण के भेद बताए, क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर हमने चार उसके भेद आप लोगों को क्लियर कर दिए। चारों भेदों में जिस तरह के शब्द आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो जब आप इसको पद परिचय को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल का पद परिचय आपने यहाँ पर देना होगा। बहुत ही ज्यादा इजी है। एग्जाम्पल का पद परिचय आप देंगे। एग्जाम्पल है
रिया बहुत बोलती है। रिया बहुत बोलती है। देखिए, रिया बोलती है, रिया बोलती है, ये क्या है? क्रिया है, लेकिन बहुत बोलती है, तो ये है आपका क्रिया विशेषण जिसका आपने पद परिचय देना है। ये है आपका क्रिया विशेषण जिसका आपने पद परिचय देना है। तो देखिए, रिया बहुत बोलती है। अभी हमने यहाँ पर बहुत शब्द के विषय में हमने यहाँ पर बताया कि कौन कौन से शब्द कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो शब्द है, थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना, ये सब आते हैं परिमाणवाचक, मात्रा के अंतर्गत। तो इसको कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? अब आपको इसमें बतानी क्रिया। तो क्रिया क्या है? बोलती है। ठीक है, अब आपको बताना है विशेष्य। तो क्रिया भी वही है और क्रिया का विशेषण भी वही है। ठीक है, ये आपका है बोलती है, और बोलती है क्रिया का विशेषण। क्रिया का क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके बाद बतानी है क्रिया कौन सी है। उसके बाद बतानी क्रिया कौन सी है। तो बोलती है। बोलती है कैसी क्रिया है आपकी? बोलती है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अभी क्रिया के बारे में जब हमने क्रिया का पद परिचय दिया था तो सारी चीजें क्लियर की थी हमने यहाँ पर, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बोलती है क्रिया का विशेषण है, और अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है। क्लियर हो गया सभी को? क्रिया विशेषण का पद परिचय सभी को क्लियर हो गया? यस, क्रिया विशेषण का पद परिचय अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्रिया विशेषण के बाद हमारा टॉपिक आता है, चलिए इसमें एक और एग्जांपल जो आप घर से लिखकर लाएंगे। मोहन अत्यधिक बोलता है। या घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इन दो शब्दों का आपने पद परिचय लिखना है।
होमवर्क है ये आपका, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। इन दोनों में अत्यधिक और तेज जो आपके दो शब्द हैं इनका आपने पद परिचय देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है संबंध बोधक का पद परिचय। अगला है संबंध बोधक का पद परिचय नंबर 6। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय आपने देना है। ठीक है, अब ये संबंध बोधक होते क्या है, संबंध बोधक शब्द होते क्या है। देखिए, ऐसे अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद ऐसे अव्यय शब्द, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, सभी को क्लियर है अविकारी शब्द क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार आपके पिछली क्लासेस में ये अव्यय और अविकारी शब्द पढ़े हैं। तो ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, यानी कि वो वाक्य के संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद लगते हैं और वाक्य में आए हुए बाकी संज्ञा सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर परिभाषा लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे, ठीक है, जैसे विद्यालय के पास बगीचा है। के पास, ठीक है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं। मंदिर के सामने फूल खिले हैं, के सामने। ठीक है, तो ये जो दो शब्द हैं, के पास, के सामने, के साथ, के अलावा, के भीतर, के बारे, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, ये सब क्या है, संबंध बोधक। ये वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद लगते हैं, जैसे विद्यालय संज्ञा है, के पास के बाद लगा हुआ है बगीचा है, तो बगीचा भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में ये क्या कर रहा है, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो विद्यालय के पास बगीचा है, मंदिर के सामने फूल खिले हैं, मंदिर भी आपका संज्ञा है और आपके फूल भी संज्ञा है, तो मंदिर के सामने फूल खिले हैं, के सामने। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द लिखवा देती हूँ, उनको नोट डाउन कीजिए। इसके अतिरिक्त के अलावा के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद,
आदि क्या है ये सब? संबंध बोधक शब्द है। क्लियर सभी को? संबंध बोधक शब्द क्या क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आकर उसका दूसरे वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर क्रिया और क्रिया विशेषण, इन सभी का पद परिचय किस तरह से लिखा जाता है, विशेषण का पद परिचय किस तरह से लिखा जाता है, वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। और अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। इनका पद परिचय किस तरह से किया जाता है और इनके भेद क्या क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी घर जाकर जो आज पढ़ाया है उसको याद करेंगे। जो होमवर्क दिया गया है आपको वो सभी होमवर्क करेंगे, क्योंकि अगर आप घर जाकर याद नहीं करेंगे, उस होमवर्क को नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में भी आ रही है या नहीं। तो चैप्टर को, पाठ को जो भी आज लिखाया है उसको घर पर एक बार जरूर से रिवाइज करें, होमवर्क जो दिया गया है उसको जरूर करें। इसके बाद भी जो कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, टॉपिक कहीं से भी कोई सा भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो अपनी सारी समस्याएं चैट के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में आप रख सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।